Welcome to Learning Point. Today we will solve NEET 2021 zoology paper. Okay, so let's see question number 1. Erythropoietin hormone which stimulates RBC formation is produced by. तो कौन प्रोड्यूस करता है इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन को जो आरबीसी के फॉर्मेशन करने में रोल प्ले करता है. ठीक है, कौन प्ले करता है? जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स ऑफ द किडनी. ठीक है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट हेयर बिकॉज जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स जो होती हैं किडनी में वो इरिथ्रोपोइटिन हार्मोन को सिक्रीट करती हैं और ये आरबीसी का फॉर्मेशन करने को स्टिमुलेट करता है. जो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 में अल्फा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज गिवन है, ये हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं ग्लूकेगन. ठीक है, और जो नेक्स्ट है द सेल्स ऑफ रोस्ट्रल एडिनोहाइपोफाइसिस, ये सिंथेसिस करती हैं हार्मोन्स ऑफ एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी. ओके, नेक्स्ट देखिए द सेल्स ऑफ बोन मैरो, ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट्स ऑफ ब्लड. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 152. विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स इज इनकरेक्ट विद रेस्पेक्ट टू कॉकरोच. कॉकरोच देखते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट है 10th एब्डोमिनल सेगमेंट इन बोथ सेक्सेस बियर्स अ पेयर ऑफ एनल सरसाई. ठीक है, तो इसमें उसने इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, तो ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है. 10th एब्डोमिनल सेगमेंट दोनों सेक्सेस में एनल सरसाई को बियर करता है. ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट नंबर 2. A ring of gastric cc is present at the junction of midgut and hindgut. ये ऑप्शन नंबर 2 रॉन्ग स्टेटमेंट है क्योंकि एक रिंग गैस्ट्रिक सीसी की प्रेजेंट होती है एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिडगट, नॉट एट द जंक्शन ऑफ मिडगट एंड हिंडगट. कहाँ पर प्रेजेंट होती है ये? फोरगट एंड मिडगट. फोरगट एंड मिडगट के बीच में होती है, ये फोरगट और मिडगट के बीच में होती है गैस्ट्रिक सीसी की रिंग. ठीक, ओके. नेक्स्ट स्टेटमेंट है हाइपोफेरिंक्स लाइस विद इन द कैविटी इनक्लोज्ड बाय द माउथ पार्ट्स. दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट. हाइपोफेरिंक्स होता है माउथ पार्ट्स की जो मतलब जो कैविटी होती है माउथ पार्ट्स की जो कैविटी है उसमें होता है हाइपोफेरिंक्स. नेक्स्ट है फीमेल्स में 7th to 9th स्टर्ना टुगेदर फॉर्म अ जेनाइटल पाउच. तो ये भी स्टेटमेंट सही है. फीमेल कॉकरोच में 7th स्टर्नम बोट शेप का होता है और उसके साथ जो 8th और 9th स्टर्ना फॉर्म होते हैं फॉर्म करते हैं जेनाइटल पाउच. ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा. ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 153. Succus entericus is referred to as. Succus entericus क्या होता है? ये होता है इंटेस्टाइनल जूस, एनसीईआरटी में गिवन है. ठीक है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हेयर. ओके, काइम क्या है? काइम एसिडिक फूड है जो प्रेजेंट है हमारे स्टमक में. एक्सोक्राइन सिक्रीशन पेनक्रियाटिक एसिनी का जो होता है उसको पेनक्रियाटिक जूस बोलते हैं. और गैस्ट्रिक जूस क्या होता है? गैस्ट्रिक ग्लैंड का सिक्रीशन, जो हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं उनका सिक्रीशन गैस्ट्रिक जूस होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 154. विच स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोफेज शोज टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियास्मेटा एट एज इट्स डिस्टिंक्टिव फीचर. सो ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हेयर. डाइकाइनेसिस. डाइकाइनेसिस मियोटिक प्रोफेज की वो स्टेज होती है जिसमें कियास्मेटा का टर्मिनलाइजेशन हो जाता है. ठीक है, मियोसिस 1 में कियास्मेटा एक्स शेप का स्ट्रक्चर होता है, ये डिप्लोटीन स्टेज में बनता है और डाइकाइनेसिस स्टेज में टर्मिनलाइज होता है. ठीक है, ये यहाँ पर देखिए पैकाइटीन स्टेज दे रखी है, तो बाईवेलेंट्स फॉर्म्ड होते हैं जाइगोटीन स्टेज में. जाइगोटीन स्टेज भी गिवन है. जाइगोटीन स्टेज में बाईवेलेंट्स बनते हैं और क्रॉसिंग ओवर के लिए पैकाइटीन स्टेज रेस्पॉन्सिबल है. और जो कॉम्पैक्शन होता है क्रोमोसोमल मटेरियल का वो लैप्टोटीन स्टेज में होता है. ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 155. द पार्शियल pressure in mmHg of oxygen and carbon dioxide at alveoli
ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बताना है और कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर एल्वियोलाई में कितना कितना होता है। तो देखिए जो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है वो सबसे पहले तो हमें बताना है ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एल्वियोलाई में वो होता है 104 और एल्वियोलाई में ऑक्सीजन का ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड का कम होता है, वो होता है 40 mmHg। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट हियर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 156। मैच द फॉलोइंग है। इसमें आपका ए है फाइसेलिया। फाइसेलिया क्या होता है? इसको पोर्टुगीज मैन ऑफ वार बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए को हम मिला देंगे सेकंड ऑप्शन से। ठीक है, बी है लाइम्यूलस। लाइम्यूलस को किससे मिलाएंगे? देखिए जो लाइम्यूलस है वो लिविंग फॉसिल होता है। लाइम्यूलस लिविंग फॉसिल है और इसको किंग क्रेब बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद है एनसाइक्लोस्टोमा। एनसाइक्लोस्टोमा को पर्ल ऑयस्टर से मिलाएंगे। ठीक है, राउंड वर्म है ये, सॉरी एक मिनट, एनसाइक्लोस्टोमा को हम हुक वर्म से मिलाएंगे। ये हुक वर्म होता है एनसाइक्लोस्टोमा और पिंक टेडा होता है पर्ल ऑयस्टर। एनसाइक्लोस्टोमा राउंड वर्म होता है और इसको कॉमनली हुक वर्म बोलते हैं। पिंक टेडा कॉमनली नोन एज पर्ल ऑयस्टर और ये फाइलम मॉलस्का से बिलोंग करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर आपका इसके अकॉर्डिंग ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 157। During the process of gene amplification using PCR, if very high temperature is not maintained in the beginning, then which of the following steps of PCR will be affected first? तो मतलब जीन एम्प्लीफिकेशन के बारे में पूछ रहा है वो। जब हम PCR में जीन एम्प्लीफिकेशन करते हैं तब अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पा रहा है शुरू में, तब कौन सी स्टेप PCR की अफेक्ट होगी? तब डीनेचुरेशन इफेक्ट अफेक्ट होगी, डीनेचुरेशन। ठीक है, हाई टेम्परेचर लगभग 94 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर रिक्वायर होता है डीनेचुरेशन के लिए, जो कि फर्स्ट स्टेप होती है पीसीआर की। ये भी एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप पीसीआर की डीनेचुरेशन है, उसमें मतलब सीक्वेंस में लगाना था पीसीआर की स्टेप्स को। ठीक है, तो 94 डिग्री सेल्सियस का हाई टेम्परेचर रिक्वायर है डीनेचुरेशन के लिए। ठीक है, एक इसमें गिवन है ऑप्शन आपका लाइगेशन। तो लाइगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट होता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डीएनए लाइगेज, ये याद रखना है इसके लिए। ठीक है, और एनीलिंग जो है वो 50 to 60 डिग्री सेल्सियस पर हो जाता है। ये सेकंड स्टेप होता है पीसीआर का। ठीक है, और एडिशन जब हम करते हैं न्यूक्लियोटाइड्स का प्राइमर में, ठीक है, सिंथेसाइजिंग अ न्यू डीएनए स्ट्रैंड यूजिंग ओनली द टेम्पलेट सीक्वेंसेस विद द हेल्प ऑफ एंजाइम डीएनए पॉलीमरेज, उसको बोलते हैं एक्सटेंशन। प्राइमर एक्सटेंशन बोलते हैं या पॉलीमराइजेशन भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 158, मैच द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें देखिए पहले मैच द फॉलोइंग में ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए को हम मिला देंगे थर्ड से एस्परजिलस नाइगर सिट्रिक एसिड। बी को हम मिलाएंगे फर्स्ट से एसिटोबैक्टर एसिटाई एसिटिक एसिड। सी को हम मिला देंगे फोर्थ ऑप्शन से क्लॉस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम ब्यूटाइलिक एसिड एंड लैक्टोबैसिलस लैक्टिक एसिड। गिवन है एनसीईआरटी में, सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 159। Which of the following statements wrongly represent the nature of a smooth muscle? ऑप्शंस देखते हैं। इनकरेक्ट पूछा है, सबसे पहले तो ये देखिएगा, इनकरेक्ट रॉन्गली रिप्रेजेंट पूछा है जो मस्कुलर स्मूथ मसल के लिए। सो लास्ट से स्टार्ट करते हैं। कम्युनिकेशन, ऑप्शन नंबर 4, कम्युनिकेशन अमंग द सेल्स इज परफॉर्म्ड बाय इंटरकैलेटेड डिस्क। कम्युनिकेशन अमंग द सेल्स इज परफॉर्म्ड बाय इंटरकैलेटेड डिस्क, ये स्टेटमेंट गलत है। यही आपका करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4, क्योंकि जो इंटरकैलेटेड डिस्क होती हैं ये पाई जाती हैं केवल कार्डियक मसल टिश्यू में। ठीक है,
केवल कार्डियक मसल टिश्यू में ये पाई जाती हैं। अब देखिए, स्मूथ मसल फाइबर आर नॉन स्ट्रेटेड एंड इनवॉलंटरी नेचर के होते हैं और ये प्रेजेंट होते हैं ब्लड वेसल्स, यूट्रस, गॉल ब्लैडर, एलिमेंट्री कैनाल की वॉल्स में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये मैंने आपको बता दिया। मसल्स आर प्रेजेंट इन द वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स, वो स्मूथ मसल्स होती हैं। दीज मसल्स हैव नो स्ट्रेशंस, स्मूथ मसल्स के बारे में बात चल रही है ना, तो ये वॉल्स ऑफ ब्लड वेसल्स की वॉल्स में हो सकती हैं, यूट्रस, गॉल ब्लैडर, एलिमेंट्री कैनाल की वॉल में हो सकती हैं। इसमें स्ट्रेशंस नहीं होते हैं, इनवॉलंटरी होती हैं ये। ठीक है, हम इनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। और ये जो है इंटरकैलेटेड डिस्क, ये केवल कार्डियक मसल टिश्यू में पाए जाते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है स्मूथ मसल्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन 160 है, क्रोनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर अफेक्टिंग न्यूरोमस्कुलर जंक्शन लीडिंग टू फैटीग, वीकनिंग एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल इज कॉल्ड एज। ऑप्शन नंबर 4 इज करेक्ट हेयर, माइस्थेनिया ग्रेविस। ठीक है, ये क्रोनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जो न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को अफेक्ट करता है, इससे फैटीग, वीकनिंग एंड पैरालिसिस हो जाता है स्केलेटल मसल का। गाउट किसकी वजह से होता है? यूरिक एसिड के डिपोजिशन की वजह से। यूरिक एसिड क्रिस्टल जब डिपॉजिट हो जाते हैं जॉइंट्स में, उससे इन्फ्लेमेशन हो जाती है तो उसको गाउट बोलते हैं। और जो इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट्स होता है उसको हम कॉमनली अर्थराइटिस बोलते हैं। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिससे क्या होता है, डीजनरेशन हो जाता है स्केलेटल मसल का, प्रोग्रेसिव डीजनरेशन होता है स्केलेटल मसल्स का। ठीक है, ओके, नेक्स्ट वीडियो में हम आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। इफ माय वीडियोज आर हेल्पफुल फॉर यू देन प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल लर्निंग पॉइंट। थैंक यू।